से ध्यान से सुने। केमिकल काइनेटिक्स में हम कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उनकी रेट को स्टडी करते हैं कि वो किस स्पीड से हो रही है ना। कुछ केमिकल रिएक्शंस तो ऐसी होती है जो बहुत फास्ट स्पीड से होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत स्लो स्पीड से होती हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जो एक मॉडरेट स्पीड से या मीडियम स्पीड से होती है। ठीक है, तो इसमें लिखा है डेफिनेशन लिखिए, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट की बात करेंगे इस चैप्टर में कि रेट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसे भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है, आपको पता होगा कि यदि उसमें हम कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दें तो भी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं, वो सभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, यानी जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कौन सी स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, उसकी भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मेनली हम यहाँ पर 3 चीजें स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को काफी ब्रीफ में हम डिस्कस करते हैं। जो इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है। तो फैक्टर्स इसमें लगभग 5-6 फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन, जो ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर कवर कर लेता है, कंसंट्रेशन वाला फैक्टर। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ रेट केमिकल रिएक्शंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। रेट के बेसिस पर, रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर हम केमिकल रिएक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शंस, एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन, और एक होता है मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन का हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का क्या मीनिंग हो गया यहाँ पर कि जिस इंस्टेंट पर, जिस पर्टिकुलर टाइम पर हमने रिएक्टेंट्स को मिक्स किया उसी इंस्टेंट पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए, तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप जैसे ही मिक्स करते हैं वैसे ही वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, यानी ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -14 सेकंड्स में ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शन जो बहुत फास्ट स्पीड से हो रही है, उस टाइप की रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है जनरली दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व आयनिक स्पीशीज। ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जो फास्ट स्पीड से होगी, जिस रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व होते हैं वो रिएक्शंस फास्ट स्पीड से होती हैं। तो कौन सी रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें लिखा है जनरली दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व आयनिक स्पीशीज, मतलब आयंस इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए इन्हें आयनिक रिएक्शंस भी कहते हैं। दीज रिएक्शंस टेक अबाउट 10 टू द पावर -14 और 10 टू द पावर -16 सेकंड्स फॉर कंप्लीशन। इतना कम टाइम लग रहा है, 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम लगता है। सो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ सच रिएक्शंस। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल है वो ये लिखे हुए हैं, AgNO3 प्लस NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया और AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो इन दोनों को हम जैसे ही मिक्स करते हैं वहां पर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। तो हैंड टू हैंड जैसे ही आपने मिक्स किया वैसे ही आपने प्रैक्टिकल्स किए हो तो आपको बताओ थोड़ा बहुत। अब लेकिन आप तो स्कूल ही नहीं गए होंगे इस बार, तो आपने प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे ना, करें किसी ने कुछ प्रैक्टिकल्स 12th क्लास में? हाँ, जिसने किए हैं तो उसको अच्छा आइडिया होगा कि रिएक्शंस कैसे होती हैं, मतलब जब आप मिक्स करते हैं तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये प्रैक्टिकली करते हैं तो ही समझ में आता है ना। हाँ, 10th क्लास में किए था, अच्छी बात है, 10th क्लास में किया है तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ देखो, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाली जो रिएक्शन है वो भी, ठीक है, वो भी वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, पिपेट वगैरह किए हैं, पता नहीं क्या लिखने लगे हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। अरे तो भाई हाँ, 25 को हमारा प्रैक्टिकल है। ठीक है, जो भी जिसने भी किया है, हमें इतना ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकल काम नहीं आ रहा। मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला कि प्रेसिपिटेट यदि किसी ने किया हो तो उसको आइडिया होगा कि कैसा दिखता है प्रेसिपिटेट ना। हाँ, सॉल्ट एनालिसिस वाज ऑसम। देखो अब नेक्स्ट है वेरी स्लो रिएक्शन। एक तो बड़ा वेरी फास्ट रिएक्शन जो बहुत ही ज्यादा स्पीड से होती है, फास्ट स्पीड से होती है, और एक है वेरी स्लो, उसका जस्ट ऑपोजिट, यानी ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड से होती है। ऐसी रिएक्शंस जो जिसको कंप्लीट होने में कुछ डेज लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं, महीने, सालों तक रिएक्शन चलती रहती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। तो क्या हम ऐसी रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। वेरी स्लो रिएक्शन की रेट को मेजर करने के लिए हम सालों तक इंतजार करते रहेंगे क्या? नहीं। तो हम कहते हैं कि वेरी फास्ट रिएक्शंस और वेरी स्लो रिएक्शन, इन दोनों की रेट को ही डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है रस्टिंग वाला, यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है। पीपीटी का ये बेनिफिट है कि आप यहाँ पर इस तरीके से इमेजेस भी इंक्लूड की जा सकती हैं। तो एक आयरन तो आपको बता रखा है जिसमें रस्टिंग हो रखी है, और एक वाला ऐसा है इसमें रस्टिंग नहीं हो रखी है। ठीक है, तो रस्टिंग वाली प्रोसेस आपको पता है कि विद इन सेकंड्स तो कंप्लीट नहीं होती ना, इसको कंप्लीट होने में कई महीने कई साल तक रिएक्शन चलती है, तब जाकर किसी आयरन के ऑब्जेक्ट में रस्टिंग होती है। ठीक है, और रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 टू फॉर्म H2O। ठीक है, H2 और O2 की जो रिएक्शन है वो एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट वेरी स्लो होगी। हम इसमें कैटलिस्ट को ऐड कर देंगे और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो फिर रिएक्शन पास हो जाएगी। बट ऐसे तो ये रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन सी बहुत स्लो है, कौन सी बहुत फास्ट है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, समझना, सॉरी इंट्रोडक्शन चल रहा है। नेक्स्ट है मॉडरेट रिएक्शंस या स्लो रिएक्शंस, यानी ऐसी रिएक्शंस व्हिच आर नॉट टू फास्ट बट व्हिच आर नॉट टू स्लो, यानी जो बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस कहते हैं या स्लो रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस की जो रेट है वो मेजरेबल है। तो जो केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है वो उस चैप्टर में हम पूरे में मॉडरेट रिएक्शंस की स्टडी ही करते हैं, क्योंकि हम वही कर पाते हैं। ठीक है ना, फास्ट रिएक्शंस और वेरी स्लो रिएक्शंस, इन दोनों की हम स्टडी नहीं कर सकते। तो मॉडरेट रिएक्शंस में लिखा है दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस प्रोसीड विद अ मेजरेबल रेट at normal temperature and we can measure the rate of these reactions easily।
तो जो पूरा चैप्टर है उसमें हम जितनी भी रिएक्शंस की स्टडी करेंगे वो सब मॉडरेट या हम कहेंगे स्लो रिएक्शन वाली आएंगी। और ये रिएक्शंस जो है उनमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, मोस्टली दीस रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। इसका क्या मानेंगे कि इस रिएक्शन में, इन रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। जब आयंस इन्वॉल्व होते हैं तो रिएक्शन कैसी होती है, वेरी फास्ट, और जब मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं तो रिएक्शन एक मॉडरेट कैटेगरी से या मॉडरेट स्पीड से होती है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लिखे हुए हैं कि H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है 2H2O + O2, तो ये एक मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन है। N2O5 का डिकम्पोजिशन, या हम जो नॉर्मल रिएक्शंस पढ़ते हैं, इस हम कहें N2H2 की रिएक्शन ना, NH3 का फॉर्मेशन या हम कहें HI का फॉर्मेशन, ये सब जो है वो मॉडरेट या हम कहें स्लो रिएक्शंस हैं, जो कि मेजरेबल रेट से होती हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक है। वेरी फास्ट रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पीड से होती है, वेरी स्लो बहुत स्लो स्पीड से होती है, और मॉडरेट एक ठीक ठाक नॉर्मल स्पीड से होती है। तो हम जो नॉर्मल स्पीड वाली रिएक्शंस की स्टडी इस चैप्टर में करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेट ऑफ रिएक्शन, जो सबसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, उसका कैसे डिटरमाइन करते हैं हम किसी रिएक्शन की रेट को, ये सब हम स्टडी करेंगे। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले आप रेट बताएं कि जनरल सिर्फ रेट लिखा हो तो उसका क्या मीनिंग होता है ना, यानी आप केमिस्ट्री से नहीं सोचें, मतलब केमिकल रिएक्शन की बेसिस पर नहीं, जनरल रेट का मतलब क्या होता है। रेट का मतलब होता है स्पीड, यानी चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो भी कोई क्वांटिटी है जो चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली टाइम के साथ में, तो जब हम उसकी स्पीड को मेजर करते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो वो क्या होता है, चेंज होता है रेट। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, रेट का मतलब है चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी जो भी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है अपॉन टाइम कर देते हैं हम ना, सिंपल, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, ये हिंदी में कौन लिख रहा है, आशीष कुमार, ये इंग्लिश मीडियम का है, और कुछ स्टूडेंट तो साउथ इंडिया वाले हैं तो उनको हिंदी वैसे नहीं आती है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को हम अब यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है, तो उसमें कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है। तो हम जनरल कहते हैं कि जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें कंसंट्रेशन और प्रेशर चेंज होता है। जनरली हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। और यदि कोई गैसियस रिएक्शन है, इसमें गैसेज इन्वॉल्व हैं, तो फिर वहां पर हम प्रेशर का डिस्कशन करते हैं। जनरली हम क्या कहेंगे कि रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन तो कम होती जाती है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता जा रहा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है, यहाँ पे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस, तो इनकी कंसंट्रेशन में चेंज को जब हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाती है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, डिवाइड कर देंगे टाइम से ना। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू जब हम लिखेंगे तो वो नेगेटिव में नहीं आ सकती, ये बात भी ध्यान रखना। और कब कंसंट्रेशन को लेना है, कब प्रेशर को लेना है, वैसे तो क्वेश्चन दे रखा होता है, लेकिन हम जनरल समझें तो प्रेशर जो हम किसी लिक्विड का तो प्रेशर लिखते नहीं है ना, हमेशा प्रेशर किसका लिखते हैं, किसी गैस का। तो कोई गैसियस रिएक्शन है तो फिर वहां पर हम कहेंगे कि चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम, वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले यहाँ पर कंसंट्रेशन वाला एक्सप्लेन किया हुआ है, और ज्यादा काम भी यही आता है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन चेंज। ठीक है, स्मॉल r इक्वल टू, हम चेंज इन कंसंट्रेशन को हमने लिख दिया डेल्टा सी, और टाइम टेकन यानी उस चेंज को होने में जितना टाइम लगा है वो टाइम इंटरवल, उसको रिप्रेजेंट किया हमने डेल्टा टी से। तो यहाँ पर आ गया डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, तो ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर ना, कि डेल्टा सी का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन विद इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, मैंने आपको बता दिया। प्लस साइन और माइनस साइन हम कब यूज करेंगे, तो आप ये ग्राफ देखो ना, हमें पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, सपोज ए से बी बन रहा है, तो टी इक्वल टू 0 पर, ठीक है, एट टी इक्वल टू 0, सपोज हमने कहा इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल ए है, और स्टार्टिंग में बी यानी जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट क्या रहेगा, 0, और आफ्टर टी टाइम जब रिएक्शन कुछ अमाउंट में कंप्लीट हो चुकी है तो हम कहेंगे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, सपोज वो डिक्रीज होकर हो गई a माइनस एक्स, और b की कुछ कंसंट्रेशन फॉर्म हो जाएगी, सपोज हमने कहा x। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को बताते हैं। तो आप इस डेटा से समझ सकते हैं बहुत इजीली कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, यहाँ पे टाइम स्पेंड होता है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो जो ग्राफ है वो आप देखो, यहाँ पर जो ये ओरिजिन है, चाहे t इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है या कंसंट्रेशन है वो t इक्वल टू 0 पर 0 है, इसलिए उसका ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है या आपकी रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट का अमाउंट या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए उसके लिए माइनस साइन का यूज किया जाता है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज हो रही है, इसलिए उसका प्लस साइन यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्लस साइन इज यूज्ड व्हेन वी रेफर फॉर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, और माइनस साइन इज यूज्ड फॉर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि माइनस साइन यहाँ पर ये शो करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम, और प्लस साइन ये शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पर अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस दो वर्ड और लिखे हुए हैं। अब ये इतना भी बहुत कॉमनली वर्ड है। ठीक है, जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे रिएक्शन के अंदर क्या होता जाएगा, डिसअपियर होता जाएगा, क्योंकि वो तो किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे अपीयर होता जाएगा। तो हम कहते हैं अपीयरेंस होती है प्रोडक्ट की, और डिसअपीयरेंस जो टर्म है वो हम यूज करते हैं रिएक्टेंट के लिए। तो अभी इस टर्म को अगेन वापस यूज किया जाएगा। तो अब इसकी ये तो चीजें सब आगे सामने ग्राफ समझ आ गया। ये अब इसकी यूनिट की बात करें आपने, तो इसमें यूनिट का कुछ लिखा हुआ नहीं है। देखो यूनिट हम कैसे निकालेंगे, कलर चेंज, तो आप यूनिट कैसे निकालोगे, रेट की बताओ। रेट का मतलब हम सिंपल लिखें तो क्या है, एक तरीके से ऊपर हम लिख रहे हैं कंसंट्रेशन और नीचे का लिख रहे हैं टाइम। तो हमको न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन की यूनिट लिखनी है और नीचे टाइम की यूनिट लिखनी है। तो जो कंसंट्रेशन है वो हम जनरली क्या लेते हैं यहाँ पर, मोलारिटी।
कंसंट्रेशन बहुत सारे तरीके की हो सकती है, बट यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो हम कॉमन सबसे ज्यादा जो होता है मोलरिटी। मोलरिटी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मुला भी हम पढ़ चुके हैं ना। मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर। ये पता है ना भाई सबको, मोलरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। इसकी डेफिनेशन हमने अभी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी, और आपने जब टेस्ट के सिलेबस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आया होगा वापस आपके ना। तो देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम आर ओ आर से भी लिख देते हैं कई बार ना, या इसे हम स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो वो हो जाएगी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को आपने किस यूनिट में मेजर किया, मोलरिटी में, तो हमने लिख दिया कैपिटल एम, और टाइम को हमने मेजर किया सेकंड में, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोलरिटी सेकंड इनवर्स। या फिर आप लिख सकते हैं मोलरिटी मिनट इनवर्स, टाइम को सेकंड में मिनट में लिख दिया तो मोलरिटी सेकंड इनवर्स या मोलरिटी मिनट इनवर्स, या फिर हम लिख सकते हैं मोलरिटी आर इनवर्स, तो एच इनवर्स भी हम लिख सकते हैं। ये सभी इसकी पॉसिबल यूनिट्स हैं। या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम को हमने लिख दिया मोल पर लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या हम कह रहे हैं मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, सभी अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स, इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। वो क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि कौन सी यूनिट में बताना है आंसर, तो उस यूनिट में आप आंसर बताएंगे। ठीक है, क्लियर है इसको यहाँ तक? इस स्लाइड में कोई डाउट है किसी को तो बताएं। ये हमने पढ़ा है नॉर्मल जो गैस एक्वस फेज रिएक्शन होती है जिसमें सॉल्यूशन लिक्विड होते हैं, उनके लिए हम कंसंट्रेशन में चेंज लिखते हैं। अब हम बात करते हैं गैसियस रिएक्शन की, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हैं, तो फिर वहां पर आपको गैस का प्रेशर कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर फॉर्मुला लिखा है, जैसे हम जब एक्वस फेज रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर आप लिखेंगे स्मॉल आर इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, वहां था कंसंट्रेशन, यहाँ हो जाएगा प्रेशर, और प्रेशर में जो चेंज है वो दोनों के होगा, यानी रिएक्टेंट का जो प्रेशर है वो तो डिक्रीज होगा विद टाइम, और जो प्रोडक्ट है उसका प्रेशर इंक्रीज होगा विद टाइम। ठीक है, लाइक कंसंट्रेशन। और डेल्टा टी का मतलब है टाइम इंटरवल जो भी है जिसमें ये चेंज हो रहा है ना, हम कह सकते हैं टाइम टेकन इन चेंज। ठीक है, और प्लस साइन का मतलब वही, प्लस साइन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रेशर, या प्लस साइन इज यूज्ड फॉर प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, और माइनस साइन इज यूज्ड फॉर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो यूनिट हम निकालेंगे गैसियस रिएक्शन की। एक तो हमने यूनिट अभी पढ़ी थी ना, जो नॉर्मल रिएक्शन की यूनिट होती है वो तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब यहाँ पर आप यूनिट कैसे निकालेंगे, ऊपर आप न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, प्रेशर, और नीचे लिखेंगे टाइम। अब प्रेशर की यूनिट अलग अलग पॉसिबल है, टाइम की यूनिट अलग अलग हो सकती है ना। टाइम को हम सेकंड में, मिनट में, आवर्स में लिख सकते हैं, तो इसी हम प्रेशर को जो है किसमें लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर में लिख सकते हैं, बार में लिख सकते हैं, एचजी में लिख सकते हैं, अलग अलग ना। ये कैपिटल आर अभी आएगा, काम आगे ना, यहाँ लिख दिया इन्होंने। ठीक है, चलो अब देखो प्रेशर की यूनिट के अकॉर्डिंग, मतलब इस वाले के अकॉर्डिंग हम चार यूनिट बना सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, या आप लिख सकते हैं एमएम ऑफ एचजी सेकंड इनवर्स। ठीक है, और आप लिख सकते हैं बार में लिख सकते हैं ना, बार सेकंड इनवर्स, इस तरीके से। और आप सेकंड की जगह मिनट यूज कर सकते हैं, तो एटमॉस्फेयर मिनट इनवर्स, या हम एटीएम आर इनवर्स, इस तरीके से यूनिट जो है पॉसिबल है। तो आपको मेन जो है टोल भी होती है, बहुत सारी है ना इसमें। तो हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन लिख सकते हैं प्रेशर टाइम इनवर्स। तो आपको तो मेन फॉर्मुला याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग जो आप यूनिट को निकाल सकते हैं ना। तो स्मॉल आर इक्वल टू माइनस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, हम कहेंगे प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, एमएम ऑफ एचजी और एटीएम में क्या रिलेशन होता है, 1 एटीएम इक्वल टू कितने एमएम ऑफ एचजी के इक्वल होता है भाई, ये इस चैप्टर में अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, वहां काम आएगा ये। 1 एटीएम इक्वल टू 760 एमएम ऑफ एचजी, 760 एमएम ऑफ एचजी। ठीक है, 1 एटीएम इक्वल टू 760 एमएम ऑफ एचजी, या इसे हम कह सकते हैं 760 टोर भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, 1 एटीएम इक्वल टू 760 एमएम ऑफ एचजी, या 76 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और 760 टोर, टोर जो साइंटिस्ट का नाम है उसके बेसिस पर भी यूनिट दी जाती है। क्लियर है सबको यहाँ तक? और आर जो गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यूज हम कर चुके हैं पहले ही ना, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, यहाँ के 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, यहाँ के 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये सब वैल्यूज हैं, याद होनी चाहिए आपको, काम आएंगी सब चैप्टर में आगे। और यहाँ भी हम क्वेश्चन करेंगे, वहां भी काम आएंगे। अब इसमें क्या, एक स्लाइड यहाँ पर वेकेंट अरे ये लिखा हुआ था यहाँ पे पहले से ही, कोई बात नहीं, चलो अपना ओवर राइटिंग नहीं हुई, ये सब लिखा हुआ था पहले से ही, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्रेशर, प्लस साइन जो प्रोडक्ट के लिए लिखा है, और माइनस साइन जो है वो रिएक्टेंट के प्रेशर के लिए लिखा है। ये अब देखो नेक्स्ट, इसमें तो नहीं है तो हाँ, अब आपको जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो क्या है कि आपको किसी रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन की यूनिट दे रखी होगी, रेट की यूनिट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के अकॉर्डिंग। अब आपको पूछेगा कि इसी को आप डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी में चेंज करो, मतलब बेसिकली डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम अब डिराइव करेंगे यहाँ से ना। तो क्या रिलेशन है वो हम निकालते हैं। तो हमें पता है कि पी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन सभी को पता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, वी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और हमें पता है जो कंसंट्रेशन है या हमने जो मोलैरिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन वी होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से ना। तो एन अपॉन वी, और इसे हम क्या लिखते हैं, सी लिख सकते हैं। तो पी इक्वल टू एन अपॉन वी को हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, और सी को हमने लिख दिया पी अपॉन आर टी। और यहाँ तक तो समझ आ गया सबको, ये सबने पहले भी पढ़ा हुआ होगा ना, पी इक्वल टू सी आर टी, या हम कहेंगे सी इक्वल टू पी अपॉन आर टी। एक मिनट में वीडियो ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो अब बताओ इसमें ना, सी इक्वल टू पी अपॉन आर टी। अब आपको डेल्टा सी लिखना है। हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या होता है, स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होता है।
तो हमें कंसंट्रेशन को प्रेशर की टर्म्स में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन आर टी, क्योंकि जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और आर तो गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी हमेशा सेम रहती है। चेंज क्या होगा? वेरिएबल क्या है ड्यूरिंग द रिएक्शन? ड्यूरिंग द रिएक्शन कंसंट्रेशन चेंज होती है और प्रेशर चेंज होता है। तो हम डेल्टा सी लिख रहे हैं मींस चेंज इन कंसंट्रेशन, तो वो हम लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर अपॉन आर टी। और जब हम स्मॉल आर लिख रहे हैं यानी प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिख रहे हैं, तो अब ये प्लस डेल्टा सी की जगह में ये वाली वैल्यू पुट कर दो ऊपर वाली ना, तो क्या हो जाएगा? देखो प्लस माइनस एज इट इज डेल्टा पी अपॉन आर टी, ये डेल्टा सी की जगह लिख दिया और डेल्टा टी जो है वो एज इट इज आ गया। ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी की जगह हमने लिख दिया प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन आर टी और इंटू वन अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है सब कुछ ये? तो अब यहाँ से हम आर टी को अलग निकाल दें और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को एक साथ लिख दें, तो ये आ जाएगा देखो स्मॉल आर इक्वल टू वन अपॉन आर टी इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, आ गया प्लस में। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, तो रिलेशन क्या आ गया यहाँ से हमारा कि स्मॉल आर इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, या इसे हम लिख सकते हैं वन अपॉन आर टी प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो आगे जो हम इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ये डेरिवेशन तो आपको काम का है नहीं, मेन तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कंसंट जब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आपसे पूछी जाए, एक साथ वो दो चीजें पूछेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे, कि एक बार इस रेट ऑफ रिएक्शन को आप एटमॉस्फेयर पर सेकंड में निकालो और एक बार मोल पर लीटर पर सेकंड में निकालो, तो फिर आपको ये फॉर्मूला काम आएगा जब आपको किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना है तो। ठीक है, हाँ डेल्टा पी वाला गैस के लिए लगेगा, नॉर्मल सी बात है, अभी नॉलेज चेंज नहीं वाला कि प्रेशर के गैसेस के लिए हम प्रेशर यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको ये फॉर्मूला? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? मेरा वीडियो चला गया, हमने ऑफ कर दिया वीडियो, मैं खड़े होकर पढ़ाने लग गया था, थोड़ी देर बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट है तो बताएं, बताओ भाई, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया? हाँ नेक्स्ट है अब टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं? तो जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी तरीके से यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट भी तो एक तरीके से स्पीड ही है ना। रेट ऑफ रिएक्शन को कई जगह जो है स्पीड ऑफ रिएक्शन भी लिखा होगा, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो ना। स्पीड ऑफ रिएक्शन लिखा है तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं लिख दें, स्पीड ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी क्या रहेगी, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी लिखा हो सकता है ना कहीं पर, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी आप वही लिखेंगे ना, मोल डेल्टा इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये तीनों एक ही चीज है ना। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन लिखा जाए या स्पीड ऑफ रिएक्शन या कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तीनों एक ही बात है। अब रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप, जिस तरीके से स्पीड के या वेलोसिटी के आप टाइप पढ़ते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस, वैसे ही यहाँ पर सेम टाइप है। जो मीनिंग वहां पर आपने फिजिक्स में पढ़ा है वही मीनिंग सेम यहाँ पर है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम किसी लार्ज टाइम इंटरवल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो वो होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और जब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज आपसे कहा जाए कि कोई रिएक्शन 10 मिनट्स में कंप्लीट होती है, ठीक है, और आपसे कहा जाए उस ड्यूरिंग द 10 मिनट्स आपको रेट निकालनी है, टोटल ओवरऑल 10 मिनट्स के लिए रेट निकालनी है, तो वो क्या कहलाएगी? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। या आपसे कहा जाए कि टाइम इक्वल टू 3 मिनट से लेकर के टाइम इक्वल टू 7 मिनट तक रेट निकालो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ना। टोटल ओवरऑल टाइम कितना है रिएक्शन का? 10 मिनट्स, लेकिन 3 मिनट से लेकर के 7 मिनट के बीच में आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो वो भी क्या कहलाएगी? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बट आपसे कहा जाए कि पर्टिकुलर व्हेन टाइम इक्वल टू 5 मिनट है, यानी जब 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं उसके जस्ट बाद आप बताएं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो फिर वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो टाइम इंटरवल है बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, जबकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल जो है वो लार्ज होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पर, जो भी समझ लो एक बार में, ये एनिमेशन के चक्कर में ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आगे डेफिनेशन समझ में कि जब हम किसी एक लार्ज या मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं तो उसका नाम है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका क्या मीनिंग है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इस ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन किया हुआ है। ग्राफ में कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में बनाया हुआ है ना, वाई एक्सिस पर लिया है कंसंट्रेशन को और एक्स एक्सिस पर लिया है टाइम को। हम देख सकते हैं कि ग्राफ में जो कंसंट्रेशन है वो टाइम कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये ग्राफ जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन भी लिखी हुई है ए से बी, मतलब ए तो रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम जाओगी डिक्रीज। तो हमने यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है, तो हमने कोई दो टाइम ले लिया अलग अलग, एक लिया T1 टाइम और एक लिया T2 टाइम। T1 टाइम पर आप देखो, इस T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कितनी है? A1। ठीक है, और T2 टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो गई? A2। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, ये लिखा हुआ भी यहाँ पर A1 A2 क्या है। A1 का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट टाइम T1 और A2 का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T2। ठीक है, अब इसके बाद इसका फॉर्मूला, अब आप देखो सोचो सिंपल सा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का जो मेथड है वो तो वही रहेगा सेम ना। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम कितना लगा जो भी ना। अब हम जब भी चेंज निकालते हैं तो ध्यान रखें, चेंज के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। जब आप कंसंट्रेशन में चेंज निकालेंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन आप करेंगे ना, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और जब टाइम के लिए निकालेंगे तो भी फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमने यहाँ पर देखो रेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो आर एवरेज, इसे हम आर के ऊपर बार लगा करके डिनोट कर सकते हैं। तो अब क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? A2, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? A1, तो A2 माइनस A1, और टाइम कितना लगा? T2 माइनस T1। इसके बीच में जो टाइम इंटरवल है
इसे कहा गया है डेल्टा टी ना, T2 और T1 के बीच में। तो A2 माइनस A1 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, बताओ। A2 माइनस A1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव? अरे भाई ग्राफ को देखकर बताओ कि A2 बड़ा है कि A1 बड़ा है। पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव कह रहे हैं। देखो ग्राफ को देखो बिना उसके नहीं। तो A2 बड़ा है कि A1 बड़ा है? A1 की वैल्यू लार्ज है और A2 की वैल्यू कम है, तो जब A2 माइनस A1 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? नेगेटिव है। लेकिन हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ना। तो अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव करना है, तो क्या करें हम? तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में आगे क्या लगा देंगे? माइनस। तो क्या होगा, जो A2 माइनस A1 को हम जब माइनस करते हैं तो वैल्यू माइनस में आती है, और उसको अगेन हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि हम किसके लिए लिख रहे हैं? रिएक्टेंट के लिए। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि माइनस साइन किसके लिए यूज किया जाता है? रिएक्टेंट के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हियर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट, हियर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट concentration of reactant decreases with time। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव रखने के लिए आगे माइनस साइन लगाते हैं, और फिर हम उसके बाद ये कहते हैं कि माइनस साइन क्या डिनोट करता है यहाँ पर? कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है विद टाइम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कोई भी आप केमिकल रिएक्शन लोगे तो हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। अब हम इसी टॉपिक को यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हम देखें। तो इधर वाई एक्सिस पे लिया हमने कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम। ठीक है, तो हमें पता है कि अब जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन विद टाइम क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये ग्राफ हम बना रहे हैं फॉर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। अब देखो, तो अब यहाँ पर हम दो टाइम ले लें अलग अलग ना। एक हमने लिया T1 टाइम, T1 टाइम पर हमने मान लिया जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन है B1, B तो है प्रोडक्ट है यहाँ पर ना दिख रहा है, और हमने एक लिया T2 टाइम, ये हमने लिया है T2 टाइम। T2 टाइम पर जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन होगी B2। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर सिमिलर इसी तरीके से कि B1 इक्वल टू, मतलब क्या है इसका? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T1, और B2 का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T2। ठीक है, अब आप जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे एवरेज वाली, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे आप, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? B2, इनिशियल कितनी है? B1। ठीक है, अपॉन टाइम कितना हो गया? T2 माइनस T1। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू है B2 माइनस B1 की वैल्यू, ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? ये वाली वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमने ज्यादा में से कम वाली वैल्यू को माइनस कराए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और उसके आगे लगा देते हैं प्लस। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लस साइन है वो क्या इंडिकेट करेगा? Here plus sign indicates that, represents that the concentration of product increases with time. Plus sign indicates that concentration of product increases with time. ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को इन दोनों में? बड़ा सिंपल था, ये सब थ्योरेटिकल ना, इसका कोई ग्राफ बेस अपने क्वेश्चन बनता नहीं ज्यादा अपने यहाँ पर। अपने जो है दूसरे आते हैं क्वेश्चन, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस समझने के लिए है कि जो रिएक्टेंट है उसके लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट के लिए हम प्लस लगाते हैं क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। और दोनों में ही क्या लगा सकते हैं हम? दोनों में जो फॉर्मूला है वो सेम है कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, प्रोडक्ट के लिए प्लस, रिएक्टेंट के लिए माइनस। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो लार्ज टाइम इंटरवल है, इसलिए यहाँ पर इसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जब आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एट इंस्टेंट, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं डेल्टा टी, और जब डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो जाता है, यानी हम डेल्टा टी को करते हैं टेंड्स टू जीरो, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर देखो। इसका मतलब तो सबको पता होगा, ये कई जगह आते हैं आपके फिजिक्स में तो ना, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो बहुत कम है, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। तो जब डेल्टा टी बहुत कम हो जाता है तो इसे हम क्या लिख देते हैं? dt लिख देते हैं हम ना। स्मॉल चेंज को हम किससे शो करते हैं? dt से। डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल देन इट बिकम्स dt। रिएक्टेंट तो कंप्लीट प्रोडक्ट में चेंज होता है क्या? वो पढ़ेंगे आगे ना, वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि चेंज होता है कि नहीं होता। तो इंस्टेंटेनियस के अंदर आप लिमिट लगा देते हैं, ये LIM लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाए तो फिर वो क्या बन जाती है? इंस्टेंटेनियस रेट बन जाती है। और यहाँ पर जो हमने फॉर्मूले अभी पढ़े थे, जो एवरेज वाले फॉर्मूले थे वो क्या थे? माइनस डेल्टा ए अपॉन dt हमने लिखा था डेल्टा टी विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, और विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हम लिखते हैं प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो फॉर्मूला सेम है, बस समझने के लिए अब हम क्या कर देते हैं यहाँ पर? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये लिमिट लगा दी दोनों तरफ ना, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और जैसे हमने लिमिट लगाते हैं तो डेल्टा वाले को हम क्या लिखते हैं? डी, यानी डेल्टा ए को लिख देंगे DA, और डेल्टा टी को लिख देंगे DT, डेल्टा बी को लिख देंगे DB। ठीक है, तो हम जनरल क्या लिख सकते हैं? इसको तो हम लिखते हैं स्मॉल एवरेज को क्या? प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा सी लिखते हैं ना, इरेजर में आ जाओ, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब सी जो है वो रिएक्टेंट के लिए भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए भी लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम यदि इंस्टेंटेनियस को लिखें तो इसमें इंस्टेंटेनियस प्लस माइनस डेल्टा डी सी अपॉन डी टी, डी है ना ये, डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, मतलब स्मॉल चेंज हो जाएगा बस, और कुछ है नहीं। और मैथमेटिकली इसे हम ग्राफ से देखें तो फिर हमें टेंजेंट को ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे अभी हम क्या ले रहे थे? टाइम इंटरवल ले रहे थे इस तरीके से ना,
एक T1 और एक T2 इस तरीके से। अब क्या करेंगे, आप एक स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे, तो स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा dt, ये वाला ब्लू कलर तो इसमें दिखेगा नहीं बेटा, रेड वाला लेते हैं। तो ये हमें एक पर्टिकुलर टाइम मिला, इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट का जो स्लोप आएगा उससे हमें मिलेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी आपने फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई है, तो आपको स्लोप निकालना पड़ा होगा आपने ना, कि टेन थीटा, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, टेन थीटा मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया dA और बेस क्या हो जाएगा dt। तो आपका जो स्लोप है या हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा dA बाय dt, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ ये नहीं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द टाइम t इन रोट ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम t इज इंस्टेंटेनियस। इसका कोई न्यूमेरिकल अपने नहीं आता, केवल समझने के लिए थ्योरी में है ये, बाकी न्यूमेरिकल इसका यहाँ नहीं बनता, ग्राफ वाला, ठीक है ना। टेन थीटा यहाँ नहीं लिखाना पड़ेगा। इसमें रिएक्शन कंप्लीट हो गया है सर, कहाँ कंप्लीट हो गया, जीरो को कहाँ टच कर रहा है ग्राफ में, जिक्र फातिमा ग्राफ ढंग से देखें आप, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए है, तो यहाँ जीरो पे कहाँ टच कर रहा है ग्राफ, ये तो पैरेलल जा रहा है ना, ये लिखा हुआ टाइम तो ठीक है। क्लियर है सबको, यहाँ पे दो टाइप हो गए सिखा ना, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताएं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस के अंदर, ठीक है। एवरेज जो लार्ज टाइम इंटरवल के लिए और इंस्टेंटेनियस स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, इसमें डेल्टा यूज करना है एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में डी यूज करना है, बस बाकी सब कुछ कॉमन है ना। ये लाइन जरा समझाइए ना सर एक बार, ऐसा लिखा है, तो इसका लाइन का मतलब मैं समझा चुका हूँ। वैसे तो स्लोप आप निकालेंगे किसी टेंजेंट का, तो हम कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से, और टेन थीटा का मतलब क्या होता है, अब ये बिल्कुल बेसिक आ गया ना अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा का मतलब, ये आप 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं ना ये टेन थीटा। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया, इस ट्रायंगल में देखो आप ना, ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है डीए, तो डीए अपॉन डीटी याद है बस, और रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डीए बाई डीटी का मतलब क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट हो गई ना ये। क्लियर है, अब अपन चलते हैं आगे, और कोई डाउट है किसी का तो बताएं। मॉड्यूल की थ्योरी भी आप एक बार पढ़ सकते हैं ना, जो आपको पीडीएफ मिलता है ना मॉड्यूल, उसका आप पढ़ सकते हैं ना। बताएं थे कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कंप्लीट होती है, ऐसा कब बताया मैंने, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, दिख रहा फातिमा। ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शन नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों का मतलब अलग अलग है ना। जो हमने टाइप पढ़ा था स्टार्टिंग में, मॉड्यूल मिल गया, अच्छा बहुत अच्छी बात है संजीव कुमार, आपको मॉड्यूल कोरियर से मिला बेटा, प्रिंटेड भी आ गया है, बहुत अच्छी बात है। और किस किस को मिल गया है मॉड्यूल, तो आपके ये पोस्ट से आया होगा ना, कोरियर से, देखो कुछ को मिला है कुछ को नहीं मिला है, पल्लवी को नहीं मिला है, सब कुछ ना। हाँ ठीक है, तो सबको धीरे धीरे पहुंच रहा होगा, कोई कहाँ का है, कोई एमपी का है, कोई राजस्थान में है, कोई कहाँ से नहीं मिला, मिल गया, मेरा भी आने वाला है, कोटा आकर लेकर गए हैं, अच्छी बात है। और जो लाइव कोर्स वाले हैं उनको शायद नहीं मिलेगा, लेकिन जो ओप्पो वाले कोर्स वाले हैं, यानी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन वाले हैं, उनको मिलेगा, ठीक है। 2 दिन पहले आ गया, अच्छी बात है बेटा। इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, मुझे आपका पता ही नहीं है, आपने लिखा रिप्लाई, मुझे पता ही नहीं जाए। दोनों को मिल रहा है, मतलब दोनों को मिल रहा है, अच्छी बात है, दोनों को मिल रहा है तो ठीक है। चलो अपन तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। लीडर बैच को भी मिलेगा, लीडर बैच तो है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, हाँ इसमें दोनों है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। कोलकाता के अंदर पहुंच चुका है, देखो हार्ड कॉपी, तो अब दूसरे भी सोच लें, कोटा से कोलकाता पहुंच गया। इसमें मर्ज है ना अभी ऑनलाइन ऑफलाइन, जब आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो फिर अलग अलग हो जाएंगे। हाँ जिसको मॉड्यूल चाहिए वो सब आप एलन में कॉन्टेक्ट करें, डीएपी डिपार्टमेंट है ना, मुझे नहीं पता कि कौन बेचता है कौन नहीं बेचता। ठीक है चलो अपन पढ़ते हैं। हाँ ऑफलाइन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन के हैं, तो सब एड्रेस टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब जगह यहाँ से कोरियर जाएगा तो टाइम लगता है ना दूर जाने में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो अपन बात कर रहे हैं अब स्टोइकियोमेट्री की। स्टोइकियोमेट्री हम पढ़ लिया पहले ना, उसका नोट्स प्रिपेयर करेंगे, मॉड्यूल्स पढ़े, नोट्स तो बनाने ही है बेटा एक बार। तो नोट्स कैसे बनाने हैं वो आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है कि नोट्स में क्या क्या चीजें लिखें। आपको अच्छा लगता है कि पूरी थ्योरी हमें लिखनी है तो आप नोट्स में पूरी थ्योरी लिखें, और आपको लगता है कि हमें नोट्स में केवल काम काम की चीजें लिखनी है, वैसे स्लाइड के अंदर काम काम की चीजें रहती हैं, तो आपको मतलब जैसे पढ़ना कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से आप नोट्स बनाएंगे ना। हाँ मैंने सब चैप्टर्स के बना लिए, बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी तो पढ़ना है लेकिन उसके थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे बेटा आपको ना, बिना नोट्स की काम नहीं चलेगा। मतलब अब आपको लगता है कि आप पीडीएफ से पढ़ते हैं, पढ़ पाएंगे तो ठीक है, लेकिन पीडीएफ से पढ़ना बहुत टिपिकल काम है ना, एक बार मुझे भी लगता है ऐसा ना, नहीं पढ़ सकते पीडीएफ से हमेशा, क्योंकि मेरी तो ऑनलाइन क्लास लेने में ही आंखें दर्द करने लग जाती है कंटिन्यूसली 3 घंटे में ही। अब देखो टाइम, अब ये लिखना बंद करें, टाइम तो लगेगा बेटा ना, तो टाइम तो नोट्स बनाने की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। 1 मिनट, 1 मिनट। मेरी ट्यूशन भी सेम है, अरे ये इंश्योरेंस वाले ने फोन कर दिया मुझसे।
अब देखो चलो अपन स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइकोमेट्री। ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगी बेटा, ये मेरे से क्यों पूछते हो आप? ये मुझे थोड़ी पता होगा, ये तो गवर्नमेंट जो परमिशन देगी उसको पता होगा ना, मेरे हाथ में नहीं है ना कि ऑफलाइन क्लास को स्टार्ट करना और ऑफ करना। ठीक है, अब अपन ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे वाला टॉपिक। इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ स्लाइड पे ना, एक मिनट कम गया। ठीक है, चलो अपन को लिखना है सब कुछ। पेन सेलेक्ट कर लिया अपने। देखो रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट का नोटिस अभी मिल जाएगा आपको ना, मैं अभी सबको फोन कर दूंगा, तो एक बार और सेंड कर देंगे। नोटिस में क्या है वो मैं पहले बता चुका हूँ, आप पढ़ो आप। देखो स्टोइकोमेट्री हम पढ़ चुके हैं मूल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में। स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, जब किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो आगे जो कोफिशिएंट हम लिखते हैं, जैसे हम N2 + H2 की NH3 वाली रिएक्शन है, तो N2 के आगे 1 लिख दिया, H2 के आगे 3 लिख दिया, NCl2 लिख दिया, तो जो कोफिशिएंट आते हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप देखो जैसे सपोज हम लिखा है रिएक्शन को N2 + 3H2 = 2NH3। ठीक है, ये हमने केमिकल रिएक्शन लिखी और उसको बैलेंस कर दिया। तो इस केमिकल रिएक्शन में जो कोफिशिएंट है वो जाए 1, 3 और 2 इस तरीके से ना। अब देखो T = 0 पर हम क्या कह सकते हैं कि N2 का जो है 1 मोल लिया हमने स्टार्टिंग में, और हाइड्रोजन के 3 मोल्स लिए हैं स्टार्टिंग कंटेनर में। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है उस टाइम पर तो जो अमोनिया है उसका अमाउंट क्या रहेगा, 0। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। और हमने वो टाइम ले लिया कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, सपोज हमने कहा आफ्टर टी टाइम, या हम कह सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो जो रिएक्टेंट है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों का तो 0 हो जाएगा, और जो अमोनिया है उसके कितने मोल्स बन जाएंगे, मैक्सिमम 2 मोल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये हम जानते हैं, इतना हम बेसिक आइडिया है कि इनिशियल जो होता है जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तब ओनली रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है और प्रोडक्ट का अमाउंट रहेगा 0। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो रिएक्टेंट का अमाउंट 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट का अमाउंट मैक्सिमम जितना बन सकता है वो बन जाएगा। यहाँ पर अमोनिया के 2 मोल्स बनेंगे। ठीक है, तो अभी हमने कहा था डिसअपियरेंस और अपीयरेंस। तो जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन के अंदर क्या होते जाते हैं, डिसअपियर होते जाते हैं। तो हम रिएक्टेंट्स के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखते हैं। रिएक्टेंट्स के लिए क्या लिखा जाता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ROD से ना। और जो प्रोडक्ट है वो क्या होंगे, अपीयर, तो हम लिखते हैं उनके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस, तो उसे हम लिखते हैं ROA, अपीयरेंस। तो इतना सबको पता चल रहा है कि ROD यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है वो हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स के लिए, और ROA और जो रिएक्टेंट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर इस रिएक्शन में जिस रेट से N2 डिसअपियर हो रहा है, क्या उसी रेट से हाइड्रोजन भी डिसअपियर हो रहा है क्या? अभी तो बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना धीरे धीरे ना। हम कहेंगे इस टी टाइम के अंदर, सपोज रिएक्शन को कंप्लीट होने में टी टाइम लगा, तो टी टाइम के अंदर N2 का 1 मोल कंज्यूम हो गया इस रिएक्शन के अंदर, और हाइड्रोजन के 3 मोल कंज्यूम हो चुके हैं, क्योंकि जो फाइनल अमाउंट है वो कितना आ रहा है, 0। तो इस टी टाइम के अंदर N2 का 1 मोल डिसअपियर होता है और H2 का 3 मोल डिसअपियर होता है। तो क्या इन दोनों की, N2 और H2 की रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल होगी या डिफरेंट होगी? ROD फॉर N2 यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, क्या ये दोनों इक्वल हैं या अनइक्वल हैं? ये डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट है ये? क्योंकि जितने टाइम में N2 का 1 मोल डिसअपियर होता है उतने ही टाइम के अंदर हाइड्रोजन के 3 मोल डिसअपियर हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन का कंजप्शन या उसके कंज्यूम्ड मोल्स वो ज्यादा है, तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा कंज्यूम हो रही है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ऑर्डर भी आपसे पूछा जाता है, आप बता सकते हैं कि ROD फॉर N2 और ROD फॉर H2, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसकी ज्यादा है, N2 की या H2 की? किसके ज्यादा मोल कंज्यूम हो रहे हैं सेम टाइम के अंदर? हाइड्रोजन की जो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ज्यादा होगी, क्योंकि उसके ज्यादा मोल कंज्यूम हो रहे हैं टी टाइम के अंदर। क्योंकि टी टाइम के अंदर नाइट्रोजन का तो 1 मोल ही कंज्यूम होता है, लेकिन हाइड्रोजन के 3 मोल कंज्यूम हो जाते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ज्यादा है। अब इसमें हम रिलेशन बताएं कि यहाँ पर कौन किसका कितने टाइम्स है, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन के लिए जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो 3 टाइम्स है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 का, क्योंकि N2 का तो 1 मोल डिसअपियर होता है, यानी ये तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा कम है। कितना कम है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और करके मिलता हूँ कि ROD फॉर N2 यानी N2 के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस H2 के डिसअपियरेंस की रेट का 1/3 है। जितनी इसमें तो टी टाइम के अंदर H2 के 3 मोल कंज्यूम हो जाते हैं, जबकि N2 का 1 मोल ही कंज्यूम होता है। क्लियर है सबको? यहाँ तक इस तरीके से हम लिख सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री से। अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, अमोनिया की। हम कहें कि N2 के रेट ऑफ डिसअपियरेंस और प्रोडक्ट के लिए हम लिख रहे हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। तो अमोनिया के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस और N2 के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या ये इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे? क्या इक्वल हो सकते हैं या नहीं? तो क्योंकि टी टाइम के अंदर N2 का ओनली 1 मोल डिसअपियर हो रहा है, जबकि टी टाइम के अंदर अमोनिया के 2 मोल अपीयर हो रहे हैं। इसका मतलब अमोनिया की रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। ये इक्वल नहीं है, और इन दोनों में से ज्यादा कौन होगी, जिसके ज्यादा मोल बन रहे हैं। ज्यादा मोल किसके बन रहे हैं इन दोनों में से, अमोनिया के। ठीक है, तो ये हो गया NH3। ठीक है, ROD मतलब रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे और ROA मतलब प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब इसमें रिलेशन बताओ आप ना। तो हम कह सकते हैं ROD और N2 और ROA और NH3 इसको हम इक्वल करेंगे, तो हमें ROD और N2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि इसका 1 मोल डिसअपियर हो रहा था तो उसके 2 मोल डिसअपियर हो रहे थे। तो N2 की रेट जो है वो उसकी कंपैरिजन में हाफ है, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 इज हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। इतनी बात आ रही है सबको समझ में? तो हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस को इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। दो रिएक्टेंट है तो उनको आपस में रिलेट कर दिया, और प्रोडक्ट वाले को भी आपस में रिलेट कर दिया।
अब इन दोनों को आपस में मिला दें, यानी तीनों को N2H2 और NH3, इन तीनों को हम एक साथ लिख दें तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने दोनों में ही सेम लिया है, दोनों को करना, तो हम लिख सकते हैं कि ROD for N2 is equal to ROD for H2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू ROA for NH3 अपॉन 2। इस तरीके से लिख सकते हैं ना। N2 और NH3 का भी सेम नहीं है, हाँ N2 और NH3 का सेम नहीं है, ये जो लिखा है, और H2 और NH3 का भी सेम नहीं है, हाँ बिल्कुल सेम नहीं है ना, तो आप किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, जो इजी है वो मैंने एक्सप्लेन किया है ना। तो अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, रोड नेगेटिव होगा ना, रोड ROD अच्छा है, ROD अभी पढ़ेंगे क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव ना। तो ROD जो है N2 इज इक्वल टू ROD फॉर H2 अपॉन 3 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 अपॉन 2। अब हम इस रिएक्शन से इस रिलेशन को डायरेक्ट लिखना चाहते हैं ना, हमने इतना कुछ किया जब जाकर के हमें रिलेशन मिला, इसे हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। हम देखो रिएक्शन हमारे पास क्या है कि N2 प्लस 3H2 2NH3, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमको पता है कि रिएक्टेंट है N2, तो उसके लिए आप लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, H2 तो उसके लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखोगे, प्रोडक्ट है NH3 तो उसके लिए आप लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। अब इनको आपको रिलेट करना है आपस में ना, इक्वल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। N2 का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसे डिवाइड कर दिया। H2 का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दिया। अमोनिया का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये रिलेशन आपका सेम ये वाला आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड में लिख देते हैं ROD या ROA के, तो हमें रिलेशन पता लग जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में। अरे आ रही बात समझ में, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, अरे क्लियर है ये सबको नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा मैं और कलर क्या लिखा है, हाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस को जो है कई जगह क्या लिख देते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन भी लिख देते हैं ना। तो अपने कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो बिल्कुल ना कि कंजप्शन किसका हो रहा है, साइन लगाएंगे नहीं लगाएंगे बेटा अभी बता रहे हैं, अभी पेशेंस रखो आप ना। रेट ऑफ कंजप्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस दोनों एक ही बात है ना। इतना तो हमें समझ में आता है कि जो भी रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम होते हैं और जो प्रोडक्ट है वो अपीयर होते हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस को हम और क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कभी किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज में रेट ऑफ कंजप्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा हो तो वो कंफ्यूज नहीं हो, रेट ऑफ कंजप्शन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये हम किसके लिए लिखते हैं, रिएक्टेंट्स के लिए लिखा जाता है। ठीक है, और रेट ऑफ अपीयरेंस या हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ये किसके लिए लिखते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए। क्लियर है, तो ये मैंने बता दिया सिंबल जो है यहाँ पर। अब देखो हम जनरल क्या लिख सकते हैं, अब इसको ये तो हमने इस एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पढ़ा है, हमने कहा कोई जनरल रिएक्शन हम लेते हैं, फॉर अ जनरल रिएक्शन कोई रिएक्शन में लिखी A+B C+D, ठीक है, और हमने यहाँ पर इस रिएक्शन को बैलेंस किया तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें मिले स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में रिलेशन लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे ROD फॉर a अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी स्मॉल a इज इक्वल टू ROD यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे, अब प्रोडक्ट आ गए तो c अपॉन कोएफिशिएंट इसका c रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर डी प्रोडक्ट अपॉन स्मॉल डी, इनकी कोएफिशिएंट आ गए, और ये चारों जो है किसके इक्वल होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो निकाल रहे हैं एक तरीके से, ये हम विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए लिखा जा सकता है, ये बेसिक फॉर्मुला बन गया सर, जनरल फॉर्मुला। ठीक है, और N2 + 3H2 2NH3 के लिए हमने लगा के अभी देखा था, तो जो कोफिशिएंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे उससे ना। वॉल्यूम गिवन हो तो उसको भी बेटा यहाँ पर हम कंसंट्रेशन लिखते हैं ऊपर ना, तो कंसंट्रेशन के अंदर वॉल्यूम ऑलरेडी इंक्लूड होता है ना। डेफिनेशन याद करो कंसंट्रेशन की क्या होती है, फॉर्मुला सोचो। अब आप सोचो जैसे ROD फॉर ए, तो हमें पता है कि ROD फॉर ए का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं सिंबल की फॉर्म में इस तरीके से ना, -dA/dt, जब हमने पढ़ा था कि माइनस डी
इस तरीके से लिखा होता है क्वेश्चन में, ये आपने मॉड्यूल में नोट्स में लिखा होता है, माइनस डी ए बाई डी और आगे तक लगा देंगे 1/a। ठीक है, ये आर ओ डी फॉर ए था ना, ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला माइनस डी बाई डी, तो ये लिख दिया। और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो एज इट इज ना 1/a, ए लिखा है ना, इज इक्वल टू 1/d तो एज इट इज, और आर ओ डी फॉर बी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस डी बी अपॉन डी टी। ये सिर्फ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है, इसलिए हम जनरल आर ओ डी करके लिखते हैं तो ज्यादा इजी रहता है, 1/c, और इसलिए लिख सकते हैं प्लस डी सी बाई डी। लेकिन हमें दोनों तरीके जो हैं आने चाहिए समझ में, और इसको लिख सकते हैं 1/d प्लस डी डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों जो है एक ही फॉर्मूले हैं, बस इसको लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है ना। तो ये जनरल ने ए बी सी डी की फॉर्म लिख दिया, इसको आपको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, स्मॉल आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का सिंबल है वही, ये पहले बता दिया जब मैंने स्टार्ट करा था ना, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुना करो एक बार में, पहले वाली स्लाइड में देखना लिखा हुआ है। अब स्मॉल आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, हमने सबको रिलेट कर दिया, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये सब क्या है यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो रिएक्शन को बैलेंस करने चाहेंगे, और आर ओ डी और जो है वो हम रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे, और आर ओ ए वो हम प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये एवरेज रेट में भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल, हम जनरली जो है इंस्टेंटेनियस रेट ही पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सिंबल में डी की जगह डेल्टा भी लगाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेशन सेम ही रहेगा ना। यहाँ तक कोई डाउट है इस रिलेशन में, ये सिर्फ समझने के लिए हमने पढ़ा है, पूरा एक एग्जांपल में लिया है, जो हमें पढ़ना था वो मेन ये है ना। ये तो ये वाली स्लाइड जो है अपनी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने आज पढ़ा है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा वेरी फास्ट वेरी स्लो, नोटेट में कुछ काम का नहीं है ना, और उसके बाद हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो आपको जरूर आना चाहिए। उसके बाद हमें ये काम करना है, एवरेज इंस्टेंटेनियस का भी कोई क्वेश्चन नहीं आता अपने को, मेन ये रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्री, ये इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन जो किस तरीके से आएगा वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये रिएक्शन आपको दे रखी है और आपको डेटा क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इज 2 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, देन कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 and H2 एंड आल्सो कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रिएक्शन आपको दे रखी है इसमें सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में है। ठीक है, N2 + 3H2 gives 2NH3। अपना जो मेथड है वो आप सिंपल फॉलो करें। हमको क्या लिखना है, ROD फॉर N2, ठीक है, अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, इक्वल टू ROD फॉर H2 अपॉन इसका कोएफिशिएंट कितना है 3 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू ROA लिखेंगे अब, क्योंकि प्रोडक्ट है अमोनिया का, अपॉन कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, और ये तीनों किसके इक्वल करेंगे, स्मॉल r यानी रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, अब आपको इसमें क्या दे रखा है, ROA फॉर NH3 गिवन है, और ROD निकालने दोनों के लिए अलग अलग ना। तो आप क्या रिलेशन लिख सकते हैं, अलग अलग हम कर लें, ROD फॉर N2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस वाले को इस वाले को मैं यूज कर रहा हूँ, ROA फॉर NH3 अपॉन 2। ठीक है, तो N2 के लिए निकालने की NH3 वाली वैल्यू पुट कर दो आप ना, 2 × 10⁻⁴ अपॉन 2, यानी कितना आ गया, ROD फॉर N2 कितना आ गया इसका आंसर, 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब ROD फॉर H2 हमें निकालना है, तो ROD फॉर H2 अपॉन 3 इज इक्वल टू ROA फॉर NH3 अपॉन 2, ये रिलेशन आप यूज कर लो, अपॉन 2 सॉरी। ठीक है, तो ROD फॉर H2 हमें निकालना है अपॉन 3 एज इट इज, ये वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁴ अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ROD फॉर H2 क्या आ जाएगा यहाँ से 3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, हाँ आंसर सही है बेटा आपका ना। अब हमें एक और चीज निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये R निकालना है आपको, तो स्मॉल r इक्वल टू क्या होता है, इससे आप रिलेट कर लो, आप देख सकते हो कि स्मॉल r इक्वल टू क्या है, ROD फॉर N2 के बराबर आ रहा है ना डायरेक्ट, ये तो हम यहाँ निकाल लिया हमने, मतलब ये क्या आएगा आंसर डायरेक्ट 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ तक कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? अरे इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या किसी को? इसमें एक तो न्यूमेरिकल बना है ना ये, इसमें और किस तरीके से पूछ सकता है, वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी पूछता है आपसे ना, मतलब ऑप्शंस में जो है लैंग्वेज लिखी हुई होगी। तो अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, सपोज मैं इसको लैंग्वेज में लिखूं, ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये इससे हम क्या लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इज 1/3, ऐसे लैंग्वेज में लिखा रहेगा ना अलग अलग ऑप्शंस में, मॉड्यूल में है ऐसा क्वेश्चन ना, ROD फॉर N2 इज 1/3 ऑफ ROD फॉर H2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये वाला जो मैंने करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है कि ROD फॉर N2 इज 1/3 ऑफ ROD फॉर H2। ठीक है, या आपसे कहा जाए कि ROD फॉर H2 is 1.5 times of rate of appearance of NH3, क्या ऐसा लिखना सही है क्या? ये वाला जो मैंने लिखा है लास्ट वाला स्टेटमेंट, ROD फॉर H2 is 1.5 times of ROA of NH3, क्या ये सही है कि गलत है? हाँ सही है, सबका सही है। अरे भाई सही तो लिखा है, क्या गलत लिखा है? मोरोसी पॉल और कनक शर्मा, क्यों गलत है भाई, इसमें क्या गलती लग रही है? सबने सही लिखा है, 2 जनों ने क्यों लिखा है ये गलत लिस्ट में? थोड़ा सोचें आप ना, क्वेश्चन को पढ़ें, थोड़ा सोचें तो अपने आप समझ आ जाए, बहुत इजी सा है ना। इस रिलेशन में उसको मैंने 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ROD फॉर H2 इज इक्वल टू 3/2 लिख दोगे ना इसमें, ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3/2 को मैंने 1.5 लिख दिया, 1.5 हाफ ही होता है, हाफ का मतलब 1.5 का मतलब तो 3/2 होता है। ये कौन सी दुनिया में आपको 1.5 का मतलब 3/2 होता है ना? हाँ ये स्टेटमेंट सही है, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ 1.5 का मतलब 3/2 होता है, और 0.5 को लिखेंगे तो हाफ लिखेंगे। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को तो बताओ, ये 2 स्टेटमेंट जो लिखे हैं ये भी बिल्कुल सही है ना। तो इस तरीके से आपको अलग अलग रिलेशन बना करके वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन में ऑप्शन में लिखेगा। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? अभी ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप देख लेना, बाकी जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अपना टाइम हो गया है।
इसमें कोई डाउट है तो बताएं। हैंडआउट्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, तो आप उन्हें गूगल ड्राइव में सेव करके हमें लिंक दीजिएगा, तो ये ईयर लॉन्ग सेव हो जाएंगे। बेटा ये गूगल ड्राइव पे लिंक शेयर करना मुझे आता ही नहीं है, सॉरी। और गूगल ड्राइव कैसे यूज करते हैं ये भी मुझे नहीं आता, तो मेरे को तो इतना ही सिखाया इन्होंने कि पीडीएफ सेंड कर दो, पीडीएफ बन जाती है इसकी, और उसके जो है फिर हम उसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमने पूरा नहीं कराना। तो होमवर्क जो है केमिकल काइनेटिक्स का, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूंगा, निकल दूंगा। अभी जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो भी क्वेश्चन बच रहे हो आपके, या उसका जो भी है वो आप रिवाइज करें, वो कंप्लीट करें। ठीक है, तो अपन आज की क्लास ओवर करते हैं, टाइम ओवर हो गया है, 12 होनी है। क्वेश्चन तो हो रहे हैं, मॉड्यूल एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है भाई, क्वेश्चन हो रहे हैं तभी पढ़ना है ना, क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तब भी मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ना जरूरी है। और एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा जरूरी नहीं है ना, एनसीईआरटी जो है आपको बायोलॉजी में ज्यादा पढ़नी है और इनऑर्गेनिक में पढ़नी है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। पीडीएफ को सेव करके मेमोरी कार्ड में आप कर दो ना, हाँ तो सेव रहेगा, अच्छी बात है। पीडीएफ आपको एक बार डाउनलोड हो जाती है, उसको आप कॉपी कर लो कहीं पर, या एसडी कार्ड में कर दो, जैसे कह रहे मेमोरी कार्ड के अंदर ना, फिर वो सेव रहेगा हमेशा। पीडीएफ में ब्लैक ब्लैक हो जाता है, हाँ कहीं पर वो डायग्राम जहां पर आता है तो वो पीपीटी से पीडीएफ में चेंज करते हैं, तो कुछ अपने आप ही चेंज हो जाता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। टेस्ट का पढ़ें या प्रेजेंट का पढ़ें, दोनों पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट का पढ़ने के चक्कर में जो मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ उसको आप रिवाइज नहीं करें या उसके नोट्स नहीं बनाएं। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ पढ़नी है। थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि थ्योरी क्वेश्चन नहीं आ सकता। पीडीएफ में जो आपकी हैंड रिटन क्वेश्चन भी दीजिएगा, तो हैंड रिटन क्वेश्चन तो रहते ही है ना इसमें, जो है ये पैसे लगेंगे नोट्स बनाने में। क्या लिख रहे हो ये मुझे आइडिया नहीं है कि कुछ फीस है या नहीं है। मेरे ख्याल से स्टडी मटेरियल जो सेंड करते हैं उसकी अलग से फीस नहीं है ना, जिसको स्टडी मटेरियल मिला है उसको बताएं कोई फीस लगेगा उसकी अलग से कोई? हाँ, कोई फीस नहीं है ना, नहीं आएगा। जो आपने फीस डिपॉजिट करवाई होगी ईयर लॉन्ग की, उसी के ना नोट्स मॉडिफिकेशन में कौन सी मॉडिफिकेशन कर दोगे, नोट्स फ्री है। हाँ ठीक है, चलो अपन ओवर करते हैं, टाइम ना, टाइम वैसे ही